हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपने शायद कभी सुना होगा कि दूध की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से जो मिल्क प्रोसेसर कंपनी है वो दूध रिजेक्ट कर देती है या फिर दूध का प्राइस कम देती है। तो दूध की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए मिल्क प्रोसेसर कंपनीज हमेशा आपको सजेस्ट करती हैं कि आपके मिल्किंग पार्लर या मिल्किंग मशीन की CIP अच्छे से होनी चाहिए। तो आज का वीडियो एक टेक्निकल वीडियो है और हम CIP की टेक्निकलिटीज़ के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं कि CIP क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हमें इसको कैसे इंश्योर करना है कि हमारे फार्म पर CIP अच्छे से होती रहे ताकि हमें दूध का प्राइस बढ़िया मिले और हमारे फार्म पर दूध की क्वालिटी बनी रहे। तो एक्चुअली इस वीडियो में दूध की क्वालिटी और CIP ये दोनों बातें लगातार चलती रहेंगी क्योंकि दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अभी दूध की क्वालिटी कब ख़राब होनी शुरू होती है? दूध की क्वालिटी तब ख़राब होती है जब दूध में बैक्टीरियल ग्रोथ एकदम बढ़नी शुरू हो जाए और वो सर्टेन लिमिट से जैसे ही ऊपर होती है उस समय हमारा दूध ख़राब हो जाता है। दूध की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, दूध का टेस्ट ख़राब हो जाता है और मार्केट में दूध रिजेक्ट भी हो जाता है। दूध में बैक्टीरिया कहाँ से आ सकता है? ब्रॉडली 4 तरीके हैं जहाँ से दूध में बैक्टीरिया आ सकता है। सबसे पहला, अगर गाय के अडर में ऑलरेडी बैक्टीरिया घर कर चुका है तो जब हम दूध निकाल रहे हैं तो वो तो गाय के अडर में दूध के साथ ही बैक्टीरिया आ रहा है। दूसरी जगह, गाय के जो टीट्स हैं, थन, उसके बाहर स्किन के ऊपर बैक्टीरिया अपना घर बना लेता है और जब हम मिल्किंग कर रहे होते हैं तब वो दूध के साथ मिक्स हो जाता है। वो मशीन्स में भी एंटर हो जाता है या चलती मिल्किंग में भी वो दूध में एंटर हो जाता है और फिर धीरे धीरे वहीं पर मल्टीप्लाई होता है। तीसरी जगह है जो हमारे मिल्किंग पार्लर या मिल्किंग मशीन्स की पाइपलाइंस हैं, रबर पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ भी दूध ट्रेवल कर रहा है मशीन में, वहाँ पर जहाँ कहीं बैक्टीरिया को जगह मिले छुपने की, अपना मल्टीप्लाई होने की, वहाँ पर बैक्टीरिया जमा हो जाता है और फिर दूध में मिक्स होकर दूध को ख़राब करता है। और फोर्थ जगह जो है वो है, अगर हमने दूध को सही टेम्परेचर पर नहीं स्टोर किया तो जो दूध में ऑलरेडी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया बहुत कम होता है लेकिन उसको सही टेम्परेचर मिल जाता है तो वो बहुत जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है और फिर दूध को ख़राब कर देता है। तो ये 4 चीज़ें हो सकती हैं जहाँ से दूध में बैक्टीरिया ग्रो करता है। जो मिल्क क्वालिटी की चेन है उसमें ब्रॉडली 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज मिल्किंग करना यानी कि दूध निकालना। दूसरी स्टेज, दूध को जो पार्लर में एक जगह इकट्ठा हो रखा है रिसीवर में आता है, रिसीवर से ड्रम्स में या फिर BMCs में ट्रांसफ़र करना। तीसरी स्टेज आती है जहां हमने दूध को स्टोर किया हुआ है जैसे कि BMC। और चौथी जो क्वालिटी मेंटेन करने में स्टेज आती है वो है मिल्क पैकेज करना, प्रोसेस करना और ट्रांसपोर्ट करना आपके घरों तक। फार्म पर नॉर्मली पहली 3 स्टेजेस ही होती हैं और जो 4th स्टेज मैंने बताई जिसमें कि है कि प्रोसेस करना, पैकेज करना एंड ट्रांसपोर्ट करना, वो ज़्यादातर या तो बड़े फार्म जो होते हैं वहाँ पर होता है या फिर वो स्पेशली अलग से प्रोसेसर कंपनीज होती हैं जैसे अमूल है, वेरका है, नेस्ले है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए होते हैं। वो या तो खुद ही आपके फार्म से दूध कलेक्ट करती है या आपको उनके कलेक्शन सेंटर तक दूध पहुँचाना होता है। तो 4 स्टेजेस मिल्क क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वाटर, पानी। दूसरी रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर, उसको एक सही टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है फूड, बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और चौथी रिक्वायरमेंट है छिपने की जगह ताकि वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी ग्रो हो सके। तो ये 4 चीज़ें, जब ये 4 कंडीशंस जब पूरी हो जाती हैं तो बैक्टीरिया ग्रो होने लगता है और वो इतना ग्रो हो जाता है कि दूध को ख़राब करने लग जाता है। दूध में 87 to 90% पानी होता है, 4 to 6% या 7% फैट हो सकती है। बाकी उसमें कुछ मिल्क सॉलिड्स और होते हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स और कुछ मिनरल्स। तो जो CIP प्लान की जाती है वो इनको देखकर ही प्लान की जाती है कि हमें इनमें से अगर कोई भी चीज़ मिल्क लाइन में रह गई है वो CIP से साफ़ हो जानी चाहिए। ठीक है, तो CIP को आगे डिटेल में समझने के लिए ये समझना पहले ज़रूरी है कि CIP किस चीज़ को साफ़ करने लगी है।
CIP यानी कि क्लीनिंग इन प्लेस, वो क्या क्या काम करती है? सबसे पहले जो भी हमारे मिल्क लाइन में बचा हुआ दूध या फैट या मिल्क के कोई भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको क्लीन करना अच्छे से। दूसरे नंबर पर हमारे मिल्किंग सिस्टम में अगर कहीं बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को किल करना या बैक्टीरिया को रिमूव कर देना, सिस्टम से बाहर निकाल देना, ताकि जब नेक्स्ट मिल्किंग हो तो ये बैक्टीरिया उस दूध को ख़राब ना करे। तीसरे नंबर पर हमारे CIP केमिकल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। हमारे जो फार्म पर काम करने वाले लोग हैं उनको इस CIP केमिकल से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको दिन में 2 या 3 बार अपने मिल्किंग पार्लर की CIP करनी है। CIP यानी कि क्लीनिंग इन प्लेस काम कैसे करती है? ये जब हम CIP को शुरू करते हैं तो मिल्क लाइन में जो मिल्क के डिपॉजिट पाइपलाइन पर चिपके हुए हैं उनको पाइपलाइन से पहले उखाड़ती है, यानी कि ब्रेक करती है, और फिर इनको वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देती है, और उसके बाद वो सारी छोटे छोटे पीसेस ड्रेन करके हमारे सिस्टम से बाहर निकाल देती है। तो ये है CIP का काम करने का तरीका। एक्चुअली टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है लिफ्ट, ब्रेक एंड ड्रेन, यानी कि पाइपलाइन से इसको लिफ्ट करना, उखाड़ना, ब्रेक करना छोटे छोटे पीसेस में, और फिर ड्रेन कर देना। ग्लोबली CIP का एक ही प्रिंसिपल है। उसी प्रिंसिपल में अलग अलग फार्म पर कोई उसको थोड़ा बहुत 1-2 स्टेजेस कम कर देता है, कोई 1-2 स्टेजेस बढ़ा देता है। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 3 साइकिल्स। पहला साइकिल है प्री रिंस। प्री रिंस में हम थोड़ा सा गुनगुना पानी पूरे सिस्टम में से पास करते हैं। इसका पर्पस होता है कि जो अपने आप खाली पानी से हम पाइपलाइन क्लीन कर सकते हैं वो क्लीन हो जाए। दूसरा साइकिल होता है केमिकल्स के साथ। नॉर्मली उसमें एल्कली यूज़ की जाती है और कभी कभी एसिड भी यूज़ किया जाता है। वो जो एल्कली है वो जो मिल्क की फ़ैट डिपॉजिट हो रखी है पाइपलाइन में रबर पार्ट्स पर, उस फैट को ब्रेक करती है। प्लस उसमें कुछ 1-2 और इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो इसको स्मूथ रखते हैं, हमारे रबर पार्ट्स को ख़राब नहीं होने देते। तीसरा साइकिल फिर खाली पानी का होता है, ताकि हमने जो केमिकल्स यूज़ किए हैं उनके कोई ट्रेसेस सिस्टम में ना रहें और नेक्स्ट मिल्किंग में कहीं पर भी उसका कोई टेस्ट ना आए और या फिर हमारे दूध को ख़राब ना करे। तो ये 3 स्टेजेस में CIP होती है। कुछ फार्म्स इन्हीं 3 स्टेजेस के बीच में इसका एक और स्टेज ऐड कर लेते हैं। मतलब प्री रिंस 1 की बजाय 2 बार कर लिया या बाद में सैनिटाइज कर लिया। तो वो डिपेंड करता है आपको, अगर प्रोसेसर कंपनी कहती है तो आपको करना पड़ सकता है, या जो बड़े फार्म हैं जहाँ बहुत बड़े पार्लर्स हैं उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन ब्रॉडली 3 ही स्टेजेस हैं: प्री रिंस, केमिकल क्लीनिंग एंड पोस्ट रिंस। जो प्री रिंस स्टेज है 95% जो मिल्क के बचे हुए रेजिड्यूज़ हैं वो प्री रिंस में ही क्लीन हो जाते हैं। तो प्री रिंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पैसा बचाती है, क्योंकि अगर प्री रिंस अच्छे से हो गया तो हमें केमिकल्स कम यूज़ करने पड़ेंगे। उसके अलावा प्री रिंस में हमें ये भी समझ में आ जाता है कि हमें कितना केमिकल हमारे फार्म पर यूज़ करना पड़ेगा। अब जब प्री रिंस होता है, प्री रिंस में किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? हमें देखना होता है कि पानी का टेम्परेचर सही हो, वो लगभग 40 डिग्री के आसपास होना चाहिए। जब प्री रिंस ख़त्म हो रहा है, प्री रिंस साइकिल जब एंड हो रहा है, उस समय पानी ऑलमोस्ट साफ़ होना चाहिए। उसमें अभी दूध का कलर आना बंद हो चुका है, इसका मतलब प्री रिंस लगभग हो गया है। ठीक है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्री रिंस वाला जो सारा पानी है वो ड्रेन कर देना चाहिए। जब आपने केमिकल वाला साइकिल यूज़ करना है उसमें प्री रिंस का पानी मिक्स नहीं होना चाहिए। ये कई फार्म पर ये मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बहुत ध्यान रखना चाहिए कि प्री रिंस का सारा पानी ड्रेन हो जाए, उसके बाद ही केमिकल वॉश शुरू हो। जो केमिकल वॉश है यानी कि साइकिल 2, उसका क्या काम है? उसका सबसे बड़ा काम है कि हमारे पाइपलाइन सिस्टम में जो फैट की एक लेयर बन जाती है, क्योंकि दूध में फैट होती है, उस फैट को रिमूव करना। अगर उसको हम सही तरीके से रिमूव नहीं करेंगे तो वो
फैट की लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, ये बहुत सारी मल्टीपल लेयर बन जाती हैं और बाद में ये एक तरह से मिल्क स्टोन बन जाता है और फिर उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस ज़्यादातर केसेस में हम एल्कली यूज़ करते हैं और इसको गर्म पानी में यूज़ किया जाता है 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये बार बार सर्कुलेट होता है। ये पानी बार बार सर्कुलेट होता है और ये जब साइकिल ख़त्म होता है उस समय हमारे पानी का टेम्परेचर लगभग 40-42 डिग्री होना चाहिए, उससे और ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे टेम्परेचर कम हो गया तो वापस फैट डिपॉजिट हो जाएगी। तो हर साइकिल के बाद ये चेक करना होता है कि पानी का टेम्परेचर क्या है। फिर जो थर्ड साइकिल है पोस्ट रिंस। पोस्ट रिंस का काम होता है कि हमने जो भी केमिकल यूज़ किया, वो एल्कली यूज़ की या एसिड यूज़ की, वो अच्छे तरीके से वॉश होके हमारे सिस्टम से बाहर चला जाए, ताकि नेक्स्ट मिल्किंग में उसके कोई ट्रेसेस या टेस्ट या कलर या स्मेल ना रहे। तो ये 3 स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है। हर एक स्टेज पे हमें चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम कि वो ठीक से CIP स्टेज कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टेक्निकल बात, CIP के दौरान जब पाइपलाइन में से पानी सर्कुलेट हो रहा है तो वो क्लीन कर कैसे रहा है? वो क्लीन ऐसे कर रहा है कि उसमें पानी के स्प्लैशेस होते हैं। जो हमारी CIP मशीन्स हैं उसके अंदर एयर इंजेक्शन होती है, वो बीच में एयर को मिक्स करते हैं और पानी के स्प्लैशेस पाइप में जाते हैं, ताकि जो भी पाइप की किसी भी जगह पे अगर कोई फैट डिपॉजिट है, मिल्क रेजिड्यू है, वो वहाँ से उतर जाए और फ्लो के साथ बाहर निकल जाए। जो तो है छोटे पार्लर जिनमें मिल्क लाइन जो है वो 52 mm तक की है, उसमें तो पानी के अपने प्रेशर से ही काफ़ी हद तक क्लीनिंग हो जाती है और थोड़ी बहुत एयर इंजेक्ट सिस्टम करता है। लेकिन जो बड़े पार्लर हैं जहाँ पर 63 mm या 100 mm या उससे भी बड़े डायमीटर की जो मिल्क लाइंस हैं, वहाँ पर एयर इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वहाँ ट्रम्बोन की ज़रूरत होती है ताकि पानी के स्लग्स बन सके। जो मैंने स्प्लैशेस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो एक्चुअली स्लग्स होती हैं, और एक क्लीनिंग में लगभग 15 स्लग्स होने चाहिए एक साइकिल में। एक जो एल्कली वॉश या एसिड वॉश साइकिल है उसमें लगभग 15 स्लग्स होने चाहिए, और वो स्लग्स जब बनते हैं तो जितनी भी लंबी हमारी पाइपलाइन है वहाँ से लेके रिसीवर तक वो एकदम उसको बहुत फोर्स के साथ एयर मिक्स होके पाइपलाइन को क्लीन करते हैं। उसमें जो केमिकल है वो अपना काम करता है, जहाँ भी फैट जमी हुई है फैट को उखाड़ देता है, उसको छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट करता है, और वो जब 10-12-15 मिनट ये काम चलता है तो सारे के सारे मिल्क लाइन हमारी क्लीन हो जाती है और ये पानी हम ड्रेन कर देते हैं। सबसे आसान तरीका ये पता करने का कि हमारे पार्लर में CIP ठीक से हो रही है या नहीं हो रही, तो मिल्क रिसीवर ओपन करिए। मिल्क रिसीवर क्योंकि मिल्क लाइन से थोड़ा ऊंचा होता है, अगर वो अंदर से अच्छी तरह से साफ है तो CIP अच्छी तरह से हो रही है, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अगर उसमें आपको जमा हुआ दूध दिख रहा है, मलाई टाइप दिख रही है, फैट डिपॉजिट, फैट लेयर्स दिख रही हैं, तो हमें CIP में करेक्शन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं फिर हमारी CIP में प्रॉब्लम है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है रिसीवर को ओपन करके चेक करना। उसको फिज़िकली देखिए, आप उसमें ऐसे फिंगर टच करके देख सकते हैं। अगर आपके हाथ पर थोड़ा फैट जैसा चिपचिपापन लगता है तो क्लीनिंग ठीक से नहीं हो रही है, राइट। अब अगर CIP पार्लर में ठीक से नहीं हो रही तो क्या होगा? हम बार बार कह रहे हैं कि CIP अच्छे से होनी चाहिए तो बैक्टीरियल काउंट कम होगा, लेकिन अगर CIP ठीक से नहीं हो रही तो बैक्टीरियल कैसे ग्रो होगा, इसको समझते हैं। देखिए, जब CIP ठीक से नहीं हो रही, इसका मतलब पाइपलाइन के अंदर या रबर पार्ट्स के अंदर दूध की लेयर्स जमनी शुरू हो गई हैं। वो फैट की लेयर्स होती हैं और वो बेस्ट सूटेबल जगह है बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए। उसको वहाँ पे छिपने की जगह मिल गई, उसको वहाँ पर फूड मिलने लग गया, क्योंकि वो जो मिल्क रेजिड्यूज़ हैं वो उसके लिए फूड का काम भी कर रहे हैं। उसको वहाँ टेम्परेचर भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर है और पानी भी मिल रहा है। तो वो चारों चीज़ें जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको ग्रो करने के लिए मिल गई, और धीरे धीरे ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं और फिर हमारे दूध को ख़राब करते हैं। यहाँ से हमें समझ लेना चाहिए कि CIP की इम्पोर्टेंस क्या है। सही तरीके से CIP ना होना मतलब
हमारे सिस्टम में ही बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ जाना और दूध का खराब होना। पार्लर में सीआईपी का जो रिजल्ट है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जो पाइपलाइन में दूध के रेजिड्यूज बच रहे हैं उसको टेक्निकली हम बोलते हैं मिल्क सॉयल। सॉयल वैसे मिट्टी को बोला जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में टेक्निकल जार्गन यूज़ होता है मिल्क सॉयल। तो जो सीआईपी का रिजल्ट है वो सबसे पहले डिपेंड करता है कि हमारे फार्म पर जो मिल्क सॉयल है वो कैसी है, क्योंकि ब्रीड टू ब्रीड वो वेरी करती है। अगर हमारे फार्म पर हाई फैट वाले एनिमल्स हैं, जैसे बफेलोज हो सकती हैं या इंडियन देसी गाय हो सकती है, उनका फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो हमारे सीआईपी में कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इफ़ेक्टिवनेस लाने के लिए। तो मिल्क सॉयल, हमारे फार्म पर पानी की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एल्कली जो है वो उसको क्लीन करती है, लेकिन अगर हमारा पानी ऑलरेडी एसिडिक है, पीएच वैल्यू बहुत ही कम है, तो हम जो एल्कली उसमें ऐड कर रहे हैं वो एल्कली उतना इफ़ेक्टिवनेस दे नहीं सकती। तो पानी की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का टेम्परेचर, जो सीआईपी की तीनों साइकिल्स हैं वो किस किस टेम्परेचर पर हो रही हैं, क्योंकि हर एक केमिकल को सही इफ़ेक्ट देने के लिए उसको वो टेम्परेचर भी चाहिए। अगर हम केमिकल अच्छा यूज़ कर रहे हैं लेकिन पानी का टेम्परेचर सिर्फ 40-45 डिग्री है तो वो रिज़ल्ट कभी नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमने कितनी देर केमिकल वाले पानी को सर्कुलेट किया, या कितनी देर प्री रिंस और जो पोस्ट रिंस है वो पानी हमने कितनी देर के लिए पाइपलाइन में से सर्कुलेट किया। तो इसको सर्कुलेशन टाइम हम बोलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। केमिकल की मात्रा, केमिकल डोजेज, कितने परसेंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम सीआईपी कर रहे हैं, हमारे जो एल्कली वॉश साइकिल है उसमें केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन हम कितनी रख रहे हैं। लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे सीआईपी के दौरान पाइपलाइन में स्लग्स कितनी बन रही हैं, वो सही से बन भी रही हैं या नहीं बन रही, और वो कितनी इफ़ेक्टिव है। तो ये कुल मिला के 6 पॉइंट्स है। इन 6 के कॉम्बिनेशन पर ही डिपेंड करता है कि हमारे फार्म पर, हमारे पार्लर में सीआईपी अच्छे से होगी या नहीं। अभी ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, एल्कली या एसिड, इनका काम क्या क्या होता है। जो एल्कली है उसमें उसमें 2 चीज़ें हम अचीव करते हैं। पहला काम है उसका फैट रिमूव करना, क्योंकि दूध में फ़ैट है और फैट ही मुश्किल चीज़ होती है पाइपलाइन से साफ़ करने के लिए। तो इसका काम है पाइपलाइन में जमी हुई फ़ैट को उखाड़ना और उसको बाहर निकाल देना। फिर इसी सॉल्यूशन में, इसी केमिकल में थोड़ा सा क्लोरीन होता है। इसका काम होता है कि जो मिल्क प्रोटीन है उसको क्लीन करना पाइपलाइन में से, और थोड़ा सा दूध की क्वालिटी इससे मेंटेन रहती है। और जो हम एसिड वाला केमिकल यूज़ करते हैं उसका काम है, अगर हमारे मिल्क लाइन में मिल्क सॉलिड्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, जम गए हैं, सख्त हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, उसको ब्रेक करने के लिए हम एसिड क्लीनिंग करते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि 3 सीआईपी एल्कली की जाती हैं और फिर 1 सीआईपी एसिड की जाती है। तो 3:1 में ज़्यादातर फार्म पे एल्कली एंड एसिड को यूज़ किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है हमारे वहाँ पर पानी की क्वालिटी क्या है, या फार्म टू फार्म अपनी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो किसी किसी फार्म पे ये 2:1 भी होता है, 1:1 भी होता है, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर जगह पर ये 3:1 रखा जाता है। अभी मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे बताने लगा हूँ फास्ट फॉरवर्ड, जहाँ पर आपको रैंडमली चेक करते रहना चाहिए कि कहीं मिल्क डिपॉजिट्स हो तो नहीं रहे, जहाँ पे देख के आप समझ सकते हैं कि हमारे पार्लर में सीआईपी अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहली जगह है मिल्क क्लॉ। मिल्क क्लॉ में अगर डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, मतलब मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें कहीं पर भी डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। अगर है तो सीआईपी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग पहला है मिल्क क्लॉ। जेटर कप्स, जहाँ पे क्लस्टर को हम लगा के क्लीनिंग करते हैं। मिल्क मीटर, शट ऑफ वॉल्व, पाइपलाइन में जितने भी बेंड्स हैं, एल्बो भी बोलते हैं उसको, क्योंकि बेंड में जब सर्कुलेशन हो रही है दूध की, उसको दूध को चिपकने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है, और अगर हमारी क्लीनिंग इफेक्टिव नहीं है तो वो जगह छूट जाती है। पार्लर में जो मिल्क लाइन है, मिल्क लाइन हमेशा एक स्लोप में होती है, तो वो जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर देखिए, वहाँ पर सीआईपी अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि अक्सर क्लस्टर वाली जगह पर तो सीआईपी हो रही होती है,
लेकिन जहाँ से वो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी मिल्क लाइन का, अगर वहाँ पर अच्छे से केमिकल वॉश नहीं हो रहा या सीआईपी वाटर अच्छे से वहाँ से पास ऑन नहीं हो रहा, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है बैक्टीरिया के लिए, और वहाँ से वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है। मिल्क रिसीवर मैं पहले भी बता चुका हूँ, मिल्क रिसीवर सबसे आसान है उसको खोल के चेक करना, उसके अंदर डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए। मिल्क रिसीवर के अंदर एक फ्लॉट होता है जिसको प्रॉब बोलते हैं, वो एक्चुअली रिसीवर के ऑटोमेशन के लिए होता है। अगर वो आपके फार्म पर है तो उसको भी चेक करिए, उसमें मलाई जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, अच्छे से क्लीन होना चाहिए वो। सीआईपी का जो वॉश टैंक है जहाँ पे पानी स्टोर किया होता है और जहाँ से सीआईपी सिस्टम पानी उठाता है, उसमें दूध के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए। अगर उसमें दूध के ट्रेसेस हैं तो सीआईपी की प्रोग्रामिंग दोबारा होनी चाहिए। रबर पार्ट्स लाइक लाइनर्स, ट्यूब्स, उनके अंदर डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए। और लाइनर तो हम अक्सर टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, तो लाइनर जब चेंज कर रहे हैं हमें ये भी देखना चाहिए कि लाइनर में कहीं मिल्क डिपॉजिट्स तो नहीं है। और लास्ट में जहाँ पे हम मिल्क स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीएमसी में भी जो दूध के डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए, जबकि बीएमसी का सीआईपी सिस्टम अलग होता है पार्लर के सिस्टम से, लेकिन क्योंकि दूध की क्वालिटी की बात हो रही है तो बीएमसी की भी सीआईपी होती है। तो बीएमसी की सीआईपी को चेक करने के लिए बीएमसी हमें खोल के देखते रहना चाहिए कि उसमें कहीं पर कॉर्नर्स में या कोई उसके किसी सरफेस पे दूध के डिपॉजिट्स, वाइट निशान या फैट ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा। अब हम मान के चलते हैं कि अगर हमारे फार्म पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मिल्क लाइन में डिपॉजिट्स हैं, तो हमें करना क्या है। देखिए, जो अगर सीआईपी ठीक से नहीं हो रही थी पहले, तो जो प्रॉब्लम है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कि रिसेंटली ही प्रॉब्लम आई, अभी कुछ समय पहले से ही, कुछ दिन पहले से ही मिल्क लाइन में डिपॉजिट आने शुरू हुए, तो उसको हम बोल सकते हैं कि न्यूली फॉर्म्ड डिपॉजिट, मतलब अभी अभी डिपॉजिट आने शुरू हुए। और जो दूसरी स्टेज है कि हमें पता ही नहीं चला, वो कई हफ्तों कई महीनों से डिपॉजिट बन रहे थे, उस केस में, सेकंड स्टेज वाले केस में, वो धीरे धीरे फैट जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है, वो मिल्क स्टोन का शेप ले लेती है, वो उसको फिर निकालना तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी केस में आप कोई रफ चीज़ पाइपलाइन में इंसर्ट करके उसको साफ मत करिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया और उसने पाइपलाइन को अंदर से रगड़ के उसमें स्टील का जो क्वालिटी ख़राब कर दिया तो रस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो हमें केमिकल्स को, टेम्परेचर को ही प्लस माइनस करके इसको कंट्रोल करना है। तो जो फर्स्ट स्टेज वाला इशू है कि रिसेंटली प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, सबसे पहले देखिए कि क्या हमारे पानी का टेम्परेचर सही है, क्योंकि अगर पानी का टेम्परेचर सही नहीं है, कई बार जो गीज़र्स हम यूज़ कर रहे हैं, हॉट वाटर जनरेटर जो यूज़ कर रहे हैं, वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमें अगर नहीं दे रहा, तो धीरे धीरे मिल्क फैट डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। और जितनी जल्दी आप पकड़ लोगे उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा, और उतनी जल्दी आप कंट्रोल कर लोगे दूध की क्वालिटी के ऊपर। दूसरा रीज़न हो सकता है कि जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी डोजिंग चेक करिए, कहीं उसकी डोजिंग तो नहीं कम जानी शुरू होगी। अगर डोजिंग कम होगी है तो इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी, तो सीआईपी ठीक से नहीं होगी। तीसरा रीज़न हमें चेक करना है वाटर क्वालिटी। कई बार पानी का सोर्स चेंज हो जाता है, पानी का सोर्स चेंज होने से उसकी पीएच वैल्यू, टीडीएस वैल्यू चेंज हो सकती है, तो ये वैल्यू चेंज होने से जो हमारे केमिकल्स की इफ़ेक्टिवनेस है वो बदल जाती है। तो पानी की क्वालिटी ज़रूर चेक करिए, और बल्कि मेरा कहना है कि एवरी 3 मंथ्स एक बार पानी की टेस्टिंग करवाते रहिए। आप खुद भी कर सकते हैं, एक छोटी सी किट होती है पीएच वैल्यू और टीडीएस चेक करने के लिए, अपने फार्म पर रखिए। और इसका फोर्थ पॉसिबल रीज़न जो हो सकता है वो है कि जो सीआईपी की स्लग्स हैं वो अगर ठीक से ना बन रहे हो। कई बार पार्लर की मेंटेनेंस नहीं टाइम पर हम करते, और सीआईपी में जो एयर इंजेक्शन जितनी चाहिए या ट्रम्बोन को जो काम करना है वो ठीक से नहीं हो रहा, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो जो न्यूली फॉर्म्ड डिपॉजिट्स है उनके ये 3-4 रीज़न हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर सीआईपी ठीक ना होने की वजह से बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, मल्टीपल लेयर बन चुकी हैं, और जो धीरे धीरे जो है वो मिल्क फैट एक्चुअली मिल्क स्टोन में कन्वर्ट हो चुकी है, उसमें सबसे पहला काम हमें पानी की हार्डनेस चेक करना है। कई बार कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम की स्केलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हमारे जो केमिकल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते।
सबसे पहले वाटर हार्डनेस चेक करिए, और ज़रूरत पड़ने पे आपको जो एसिड का जो साइकिल है, सीआईपी में जो एसिड का साइकिल है, उसमें एसिड की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के 1 सीआईपी या 2 सीआईपी साइकिल करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो जिस भी कंपनी का आपका सीआईपी सिस्टम है आप उनसे कंसल्ट करिए, या जिस कंपनी के आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करिए। बट इतना ध्यान रखिए कि केमिकल्स का असर दूध में नहीं जाना चाहिए, या किसी भी तरह से केमिकल्स इतने हार्श नहीं होने चाहिए कि वो हमारे रबर पार्ट्स को ख़राब करें। तो वीडियो के लास्ट में एक्चुअली मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो हमारे फार्म पर दूध प्रोड्यूस हो रहा है वो आम लोग भी पी रहे हैं, वो प्रोसेसर कंपनी के पास भी जा रहा है, और वो हम खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी फैमिलीज़ भी उसको कंज्यूम कर रही हैं। तो उसका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ सीआईपी को सीरियसली लीजिए। अगर सीआईपी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सीआईपी में वो इम्प्रूवमेंट के काम करवाइए, और हेल्दी रहिए, और अपने दूध का अच्छा प्राइस पाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपना फ़ायदा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।